नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। अब भारत की बड़ी खबरें आपको और वायरल तस्वीरें की सच की कसौटी पर परखा जाएगा। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब न्यूज काउंटर पर किया जाएगा और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं हम शुरुआत। और न्यूज काउंटर में आज सबसे पहले बात एक साध्वी की संदिग्ध मौत की, और वो पहेली हम सुलझाएंगे जिसकी तार सोशल मीडिया में उलझे हुए हैं। मामला राजस्थान के जोधपुर का है, जहां पर एक मशहूर साध्वी प्रेम बाइसा की पहले हल्का सा उन्हें बुखार आता है, जिसके लिए उन्हें एक इंजेक्शन दिया गया और फिर कुछ ही देर में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गई। साध्वी की मौत अब तक तो नेचुरल लग रही थी, लेकिन इस मौत के 4 घंटे बाद उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट किया गया, जिसके बाद साध्वी की मौत मिस्ट्री के भंवर में अब उलझती हुई नजर आ रही है। सवाल यह है कि मौत के बाद उनके अकाउंट को कौन ऑपरेट कर रहा था और ऐसा संदेश क्यों लिखा गया जिससे यह लगे कि वो खुद मौत की ओर धकेले जा रही थी। उनके शब्दों में न्याय की भीख थी, लेकिन टाइमिंग पर गहरा सस्पेंस है। पहले बताते हैं कि मौत के बाद वो संदेश जिससे ये गुत्थी सुलझने के बजाय और भी ज्यादा उलझ गई है। साध्वी ने अपने इंस्टा पोस्ट में लिखा है कि पूज्य सभी संतों को प्रणाम। मैंने हर एक क्षण सनातन प्रचार के लिए जिया है। दुनिया में सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और इसके अलावा आज अंतिम सांस तक मेरे दिल में सनातन ही बसा हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया और अंतिम सांस भी सनातन के लिए ही ली है। मेरे जीवन में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान, विश्व योग गुरुओं और पूज्य संत महात्माओं का हर पल मुझे आशीर्वाद मिला है। मैंने आदि गुरु शंकराचार्य और देश के कई सारे महान संत महात्माओं को लिखित पत्र लिखा है, जिसमें अग्नि परीक्षा देने के लिए मैंने निवेदन किया, लेकिन प्रकृति को क्या मंजूर था। मैं इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा ले रही हूं, लेकिन ईश्वर और पूज्य संत महात्माओं पर मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे जीते जी नहीं तो कम से कम जाने के बाद तो मुझे न्याय मिलेगा। तो अस्पताल पहुंचने से पहले साध्वी की मौत हो गई, और यह अस्पताल से आई साध्वी की आखिरी तस्वीर है। साध्वी अब अपनी बात कहने के लिए जिंदा नहीं है, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं। इंस्टाग्राम पर जो चिट्ठी मिली उसमें उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन का हर क्षण सनातन के लिए जिया, लेकिन उस आखिरी पल में उनके मन में क्या कुछ चल रहा था। इस रहस्य को समझने के लिए पहले सुनिए वो दर्द जिससे साध्वी गुजर रही थी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज किसी ने मेरा वीडियो एडिट करके वायरल किया है। जब एक बेटी दुखी होती है ना, बेटी के जीवन में कोई दुख आता है, संकट आता है, तो एक पिता सबके सामने अपनी बेटी को गले लगाता है और ढाढ़स बंधवाता है कि बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और पास में ही खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो बनाया, उसको एडिट किया, आज से 3-4 साल पहले एडिट करके हमें भेजा और धमकी दी कि 20 लाख रुपए लाओ, पैसे दो वरना वीडियो वायरल करेंगे। साध्वी की मौत से पहले का वीडियो, और वीडियो में एक वायरल वीडियो का जिक्र। आखिरकार साध्वी किस वायरल वीडियो की बात कर रही हैं, वो हम आपको आगे बताएंगे और दिखाएंगे भी। लेकिन जमीन पर यानी आश्रम में कहानी कुछ और ही मोड़ ले रही है। पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो वहां पर मातम कम और हंगामा ज्यादा था। सवाल तब और ज्यादा गहरा हो गया जब साध्वी के पिता ने शुरुआत में ही मौत के बाद पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। आखिर क्यों? यही सवाल वहां मौके पर मौजूद लोग भी पूछ रहे हैं। इस दौरान भारी नारेबाजी की गई, साध्वी के लिए इंसाफ की मांग की गई है।
हम यहाँ सब आए, देखा हमने तो यहाँ पे जो ये साध्वी जी के पिताजी अपनी मनमर्जी कर रहे थे, बार बार पता नहीं किन किन को फोन लगा रहे थे, पुलिस प्रशासन वालों को रोक रहे थे और हम पूरी कॉलोनी वालों को डरा धमका रहे थे। हमारी यही मांग थी कि पोस्टमार्टम हो। पहले तो उन्होंने बिल्कुल मना किया, फिर बोला कि सुबह 10 बजे यहाँ से बोर्ड लेके 6 बजे लेके जाएंगे, 4 बजे। वो बार बार अलग अलग बातें कर रहे थे। सचमुच ये आरोप बहुत गंभीर है। साध्वी बाईसा के अनुयायी जो आरोप लगा रहे हैं उसके केंद्र में है साध्वी बाईसा के पिता महंत वीरम राम। आप तस्वीरों में लाल घेरे के अंदर जो चेहरा देख रहे हैं वो महंत वीरम राम का है। बेटी की मौत पर गम में डूबे हुए फूट फूट कर रो भी रहे हैं। कहीं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि कुछ गड़बड़ है, तो फिर लोगों को उन पर शक क्यों है, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार साध्वी के पिता सवालों के घेरे में क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, क्यों उनके आश्रम में मौत के बाद हंगामा हो रहा है, और सवाल यह भी कि एक पिता अपनी बेटी की मौत के बाद पोस्टमार्टम से क्यों मना कर रहा है। साध्वी की संदिग्ध जो मौत हुई है किन परिस्थितियों में हुई, लेकिन लोगों के मुताबिक पिता ने शुरुआत में ही पोस्टमार्टम कराने से साफ मना कर दिया था। लाल घेरे में रोते बिलखते ये साध्वी के पिता वीरम राम है। और कुछ डिटेल्स यहां पर कि क्यों सवालों में साध्वी बाईसा के पिता हैं। पहली वजह क्या है, पोस्टमार्टम से इनकार और अनुयायियों के ये गंभीर आरोप हैं। मामला जब सुसाइड का था, स्वाभाविक मौत नहीं लग रही थी, तो आखिरकार इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं। आश्रम के सीसीटीवी फुटेज गायब क्यों है, यह भी दूसरी सबसे बड़ी वजह है। देखभाल उस आश्रम में उनके पिता करते थे और पिता की ओर से कानूनी प्रक्रिया को रोकने की कोशिश क्यों की गई। अगली क्लिप देखिए। आश्रम जहां यह घटना हुई वहां की सीसीटीवी फुटेज गायब होने के आरोप लगे हैं। आश्रम की देखरेख और नियंत्रण जाहिर तौर पर परिवार के पास, पिता के पास थी। ऐसे में घटना वाली रात के फुटेज का गायब होना क्या इशारा करता है कि सबूत मिटाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट, जिस वायरल वीडियो ने साध्वी को डिप्रेशन में डाला वो पिता और बेटी के रिश्ते पर ही आधारित था, जिसका जिक्र वो मरने से पहले अपने वायरल वीडियो में कर रही हैं। पुलिस जांच का यह विषय है और यह कहा गया कि इसको एडिट किया गया है। और आप समझिए कि इसी कारण से पिता की तरफ से क्या साध्वी पर कोई दबाव था, क्या समाज में बदनामी के डर से पिता ने बेटी का साथ देने के बजाय उन पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। साध्वी ने अपने आखिरी नोट में साफ तौर पर लिखा है, अग्नि परीक्षा की बात उस चिट्ठी में की गई है। उन्होंने लिखा है कि अग्नि परीक्षा देने का निवेदन मैंने किया था। सवाल यह है कि एक बेटी को अपनी पवित्रता साबित करने की नौबत क्यों आई है। क्या एक घर के भीतर उन पर अपनी ही बेगुनाही साबित करने का मानसिक दबाव बनाया जा रहा था, यह भी एक सवाल है। सवाल और भी है, स्थानीय लोगों का रिएक्शन जो वहां पर देखने को मिला, भीड़ का गुस्सा, घेराव, आश्रम की चार दीवारी में कहीं कोई खेल तो नहीं है, क्योंकि यह बहुत कुछ कहता है। मौत के बाद लोगों ने पिता की गाड़ी को घेर लिया और हंगामा किया। स्थानीय लोगों का यह गुस्सा बताता है कि उन्हें आश्रम की चार दीवारी के पीछे चल रही गतिविधियां या पिता के व्यवहार पर पहले से ही बहुत ज्यादा संदेह था। अब आपको सुनवाते हैं कि साध्वी के पिता इस मौत के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, क्या सफाई पेश कर रहे हैं। अब तो न्याय मिल जाए भगवान, ये पूछिए संतो, अब तो न्याय मिल जाए। अरे पूछिए संतो, अब तो न्याय मिला दो। अरे भगवान मीडिया, देश की जनता, अब तो न्याय दिला दो। 5 मिनट से उसकी जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली, 5 मिनट के अंदर जान ले ली। ये रिपोर्ट बता देगी। उनका मैसेज किसने डाला, सुसाइड का मैसेज किसने डाला? वो सुसाइड का मैसेज ने उन्हें अंतिम समय में कहा, पापा जीते जी तो तू कुछ कर नहीं पाया, मुझे न्याय दिला देना। साध्वी प्रेम बाईसा की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उस रात आश्रम में क्या कुछ हुआ था। हैरत की बात यह है कि जिस पिता को सबसे पहले जवाब देना चाहिए, उनके पास मौत की कोई ठोस वजह नहीं है। पिता की बातें बहुत ज्यादा गोलमोल है, लेकिन पुलिस खाली हाथ नहीं है। पिता की चुप्पी के ठीक उलट पुलिस ने अपनी शुरुआती जांच में कई ऐसे पन्ने खोले हैं जो इस केस की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। आपको सुनवाते हैं कि पुलिस क्या कुछ कह रही है। साध्वी जी हैं, उनके लिए उनके जो परिजन हैं उनके द्वारा बताया गया कि कल परसों से उनकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब थी, जिसके ऊपर कल उनका जो
प्राथमिक एक बार किसी से इंजेक्शन जो लगाया था, बाद उसके उनकी तबीयत खराब होने लग गई, जिस पर उनको कोई प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटल जब उनको लेके गए तो वहां पर उन्होंने बता दिया कि ये अब नहीं है अलाइव। इस पूरी कहानी में एक वायरल वीडियो भी है जो हम आपको दिखाएंगे। इस पूरे मामले में अब पुलिस तो कह रही है कि गलत इलाज की वजह से साध्वी की जान गई है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि इस मौत पर जो सवाल उठे हैं उसकी जड़ें कहां पर हैं। दरअसल उसकी शुरुआत होती है एक वायरल वीडियो से जिसका जिक्र हमने किया। पिछले साल जुलाई में जोधपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें साध्वी ने अपने पिता के साथ उस वीडियो में मौजूद है। एक पिता और बेटी के रिश्ते पर किसी को एडिट करके इतना अश्लील बना दिया गया कि साध्वी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। अग्नि परीक्षा देने की बातें कर रही हैं। दावा किया गया है कि जिस शख्स ने यह वीडियो वायरल किया उसे साध्वी ने माफ कर दिया था। सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि यह हत्या है और इसका हथियार बना है ट्रोलिंग। अब आपको बताते हैं कि साध्वी की मौत इंस्टाग्राम में उसका राज छिपा हुआ और सवाल क्या क्या कुछ उठ रहे हैं वो जानिए। मौत के 4 घंटे बाद आखिरकार उनका मोबाइल कौन चला रहा था जिसका जिक्र यहां पर किया जा रहा है? कौन सा वो सच है जिसको छिपाने के लिए साध्वी की मौत के बाद उनकी डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने से रोका जा रहा था? आश्रम के सीसीटीवी को किसने और कैसे गायब किया है? सवाल यह भी है कि पिता बेटी वाले वीडियो पर अग्नि परीक्षा देने की नौबत क्यों आई है और क्या आश्रम की 4 दीवारी में बहुत कुछ अलग पक रहा था? यह भी एक बड़ा सवाल है। ये तमाम सवाल इस मौत के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं उस खबर की जिसने पिछले कुछ दिनों से देश के शिक्षण संस्थानों और सामाजिक ताने बाने में बेचैनी पैदा कर दी थी। बात यूजीसी के नए नियमों की जिसके खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक विरोध हो रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फुल स्टॉप लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और यूजीसी को आईना दिखाया है। ये तस्वीरें आपको पूरे देश भर से आई है। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था। बीजेपी के अंदर बैठे लोग असहज महसूस कर रहे थे। सड़कों पर जनता उतर रही थी। लखनऊ हो, दिल्ली हो, अलीगढ़ हो, हाथरस हो, हर जगह एक ही तरह का प्रदर्शन और इस नियम को वापस लेने की मांग की जा रही थी। जो यूजीसी का रेगुलेशन गैजेट आया था 2026 उस पर रोक लगा दी है और अगली तारीख 19 मार्च दी है। सरकार को नोटिस किए हैं कि वो जवाब दे, तब तक रोक रहेगी। और इसमें जो आशंकाएं थी, जो डर था, जो सवर्ण छात्रों में डर था, सवर्ण माता पिता को डर था, वो कोर्ट ने इसको माना। और भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट की स्टॉप लग गई है। अब आपको बताते हैं कि पुराना यानी 2012 वाले और 2026 वाले नियम में क्या अंतर था जिस पर कोर्ट ने इतनी ज्यादा सख्त टिप्पणी की है। 2012 वाले नियम में सिर्फ दिशा निर्देश थे, जबकि 2026 वाले नियम कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसी बात को लेकर विवाद था। पुराने नियम का पालन स्वैच्छिक था, लेकिन नए नियमों में इस नियम को मानना अनिवार्य कर दिया गया था। 2012 वाले नियम में भेदभाव की परिभाषा को सीमित किया गया था, जबकि नए नियम में इस परिभाषा को व्यापक बना दिया गया था। पुराने नियम में एससी एसटी पर खास फोकस था, जबकि नए नियम में एससी एसटी के साथ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को भी शामिल किया गया था। पुराने नियम में शिकायत तंत्र स्पष्ट नहीं था, लेकिन नए नियम में इक्विटी कमेटी को अनिवार्य कर दिया गया था। पुराने नियम में झूठी शिकायत पर कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन नए नियम में इसको खत्म कर दिया गया। नई व्यवस्था बनाई गई और शिकायत की व्यवस्था को ही हटा दिया गया। यह बहुत ज्यादा बड़ा परिवर्तन था। सुप्रीम कोर्ट ने आज बैलेंस ऑफ जस्टिस यानी न्याय के संतुलन वाला नियम को बहाल कर दिया है। सरकार के लिए अब एक मौका है कि वो अपनी गलती को सुधारे और एक ऐसा नियम लाए जो कि समाज को बांटे नहीं बल्कि जोड़ने का काम करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रोक से पहले तो सरकार का हर चेहरा कैमरे से भाग रहा था। आप भी देखिए।
यूजीसी को लेकर बड़ा विरोध हो रहा है, क्या कहें? मैं यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिंडरा विधानसभा में जो हमारा यह पर्यटन द्वारा जो आयोजित है महोत्सव का, उस पे मैं कर रहा हूँ। ठीक बात। नियम में बदलाव किया गया है। आगे करो। स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश में है। इसको क्या कहेंगे? तो यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम रोक। अब न्यूज काउंटर में बात करने जा रहे हैं छतरपुर के एक ऐसे गांव की जो रातों रात सुर्खियों में आ गया है और दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आप जानना चाहेंगे आखिरकार क्यों, क्या होगा अगर आपके हाथ कोई खजाना लग जाए, वो भी 1, 2, 10, 20, 50 साल नहीं, 500 साल पुराना। वही होगा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, क्योंकि ये लोग जमीन पर मिट्टी में उसी खजाने को खोज रहे हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि यहां पर सोने के कुछ सिक्के ग्रामीणों के हाथ लग गए हैं। फिर क्या, फिर पूरा गांव का गांव अब मिट्टी में सोने की तलाश कर रहा है। मामला छतरपुर जिले से 50 किलोमीटर दूर राजगढ़ गांव का है, जहां पर 500 साल पुराने सिक्के मिलने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते रात के अंधेरे में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा और मोबाइल की रोशनी में सिक्कों को लूटने की होड़ मच गई। राजगढ़ किले के पास शंकर जी का स्वर्गेश्वर नाम का मंदिर है। यहां एक बहुत बड़ा मेला लगता था, इसलिए रास्ते को सपाट करवाने के लिए मिट्टी डाली गई। जेसीबी मशीन से रास्ता प्लेन करवाया गया। बीते दिन बारिश हो गई और गांव की ही कुछ महिलाओं को मिट्टी में चमकीली धातु दिखाई दी। वो उसे उठाकर घर ले आए। थोड़ी देर बाद महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सभी वहां पहुंचकर खुदाई करने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी तसल्ली के साथ लोग जमीन पर बैठकर मिट्टी में सोना तलाश रहे हैं। अब आपको 3 तस्वीरों के जरिए इस पूरी कहानी को डिकोड करते हैं, दाहिने से लेकर बाएं तक। इन तस्वीरों को पहले एलिब्रेट करते हैं, फिर कुछ डिटेल्स। देखिए, मिट्टी में ये लोग खुदाई कर रहे हैं और खोदकर क्या निकाल रहे हैं, सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर क्या है, प्राचीन सिक्का लोगों के हाथ में नजर आ रहा है। और तीसरी जो तस्वीर है वो दुर्लभ धातु लोगों को मिल रही है। सोशल मीडिया पर इस तरह का वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और दावा किया जा रहा है कि सिक्के का वजन 7 से 8 ग्राम और ये सोने के सिक्के हैं। ये सिक्के लगभग 500 साल पुराने हो सकते हैं। तीसरी तस्वीर में आपको दुर्लभ धातु नजर आ रही है, हालांकि इनकी प्रामाणिकता की पुष्टि अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। राजगढ़ पैलेस के बगल में जो स्टाफ रूम बन रहे हैं 156 क्वार्टर, उसी के बगल से खोदा था। हाँ, पहले से आज से 20-30 साल पहले से हम सुनते थे कि वहां सोने की एक मटका में सोने के सिक्के रखे हुए हैं। कई लोग खोदते रहे लेकिन नहीं मिले। और अचानक बताओ, मेरे ट्रैक्टर में भर के आ गया, मुझे पता नहीं चला, मेरी किस्मत में नहीं था। तो इन तस्वीरों को देखकर कहा जा रहा है सड़क पर खजाना। और अब्दुल्ला दीवाना आज दिन में इस खबर की पड़ताल करने जब टीवी 9 भारतवर्ष की टीम वहां पर पहुंची तो क्या मंजर था, ये इस रिपोर्ट में देखिए। आपको बता दें कि रात्रि में ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ लोगों को सोने के सिक्के मिले हैं, जिसके बाद टीवी 9 भारतवर्ष मौके पर पहुंचा है और यहां से आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर जो छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिला पुरुष यहां पर मिट्टी को खंगाल रहे हैं, खोद रहे हैं हाथों से और प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें भी सोने का सिक्का मिल जाए। हालांकि यहां तक अभी तक किसी भी बात की ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि यहाँ पर वास्तविकता में सोने के सिक्के हैं या नहीं है। अब मिट्टी में सोना तलाशते ये लोग और इस खबर के बाद अब न्यूज काउंटर में वो खबर जिसने पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस ही अब सवालों के घेरे में आ गई। सीधे आपको अयोध्या ले चलते हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर जो शख्स नजर आ रहा है, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? नहीं पहचानते नहीं तो हम आपको बता दें कि यह शख्स जो थोड़ी देर पहले हमारी वॉल पर थे, यह मोहित खान है।
अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। यह तस्वीर उस वक्त की है जब इस शख्स को नाबालिग से गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। गैंगरेप का आरोप जब मोहित खान पर लगा तो वो इस पूरे मामले में सिर्फ जेल उनको नहीं भेजा गया, बल्कि उन पर लगे संगीन आरोप का खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ा। प्रशासन पर आरोप लगे कि उनके पूरे परिवार को जमकर प्रताड़ित किया गया। गैंगरेप का आरोप लगा तो प्रशासन के अधिकारियों ने नाप करने वाले फीते भी कमरों से बाहर निकाल लिए। मोहित और उनके रिश्तेदारों की संपत्तियों की नाप और जांच करवाई गई। प्रशासन तब भी नहीं जागा, तब भी नहीं माना। जब ये इमारतें बन रही थी उस वक्त ये लोग कहां थे? जैसे ही गैंगरेप केस में उनका नाम आया, मोहित खान से जुड़े उनके लोगों की इमारतों पर, उनकी बेकरी पर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। ये जो तस्वीरें अब आपकी स्क्रीन पर है, ये 22 अगस्त 2024 की है। प्रशासन ने मोहित खान के भाई के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ही ढा दिया। तस्वीरें देखकर तो कहा जा सकता है कि इमारत को मिट्टी में मिला दिया। तो मोहित खान पर प्रशासन की मेहरबानी यही नहीं रुकती है। मोहित खान बेशक सिर्फ अभियुक्त रहे हो, लेकिन सरकार के बुलडोजर ने उनके परिवार की रोजी रोटी का साधन भी खत्म कर दिया। आप दूसरी तस्वीर देखिए। यह तस्वीर 3 अगस्त 2024 की है, जब प्रशासन ने मोहित खान की गिरफ्तारी के बाद उनकी 3000 स्क्वायर फीट की बेकरी पर बुलडोजर एक्शन किया। पहले कॉम्प्लेक्स, फिर बेकरी। इसे लेकर उस वक्त राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। अब सवाल यह उठता है कि सालों से चल रही बेकरी पर प्रशासन की नजरें क्यों नहीं पड़ी? जब गैंगरेप का आरोप लगा उसके बाद ही इस तरह का एक्शन क्यों? और इसीलिए इस एक्शन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये सारी तस्वीरें और ये सभी तथ्य आज क्यों बता रहे हैं, ये आप जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस गैंगरेप केस में अयोध्या के समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान को अभियुक्त बनाकर जेल भेजा गया, उन्हें विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। गैंगरेप केस में मोहित खान के नौकर राजू खान को दोषी ठहराया गया है और इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा विवाद खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह पूरा मामला कहीं ना कहीं आरोप लगा कि एक राजनीतिक तूफान उत्तर प्रदेश में खड़ा कर दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद अयोध्या में इस तरह का एक्शन, बहुत सारे सरकार पर आरोप लगे। मोहित खान को कोर्ट ने बरी तो किया, लेकिन पुलिस की जांच पर सवाल उठने लगे। आखिर कोर्ट ने किस आधार पर मोइन को बरी किया है, यह जरा समझिए। कुछ ग्राफिक्स है और कुछ डिटेल्स। पुलिस की कस्टडी में जाता यह वही शख्स है जिसे आज कोर्ट ने बरी कर दिया है। मोहित खान का सबूत नंबर 1 देखिए क्या है। मोहित खान और राजू खान का डीएनए टेस्ट कराया गया कोर्ट के आदेश पर। डीएनए रिपोर्ट में जो मोहित खान है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, इनका डीएनए मैच नहीं हुआ। लेकिन सबूत नंबर 2 क्या है? कोर्ट में नाबालिग ने अपने वीडियो बनाए जाने की बात कही और दलील पेश की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी वीडियो सबूत के तौर पर इन आरोपों के एवज में नहीं पेश किया गया। सबूत नंबर 3, पीड़िता की मां ने कोर्ट के अंदर माना कि इस केस में राजनीतिक दबाव में आकर काम किया गया और मुकदमा दर्ज कराया गया। विवेचना में जब विवेचक मौके पर गया घटनास्थल देखने, तो पीड़िता, उसकी मां ने जो घटनास्थल दिखाया, वो उसकी बेकरी का पाया ही नहीं गया। वो उसकी बेकरी के काफी दूर एक खेत में चिलबिल के पेड़ के नीचे पाया गया। तो ये स्टोरी तो वहीं से फाल्सीफाई कर गई। घटनास्थल ही नहीं है, वो बेकरी लिखाई गई है, वीडियो बनाना कहा गया है, सारे मोबाइल फोन फोरेंसिक भेजे गए, तो फोरेंसिक की रिपोर्ट आई कि इन मोबाइल फोन से कभी कोई वीडियो बनाया ही नहीं है। और मोहित खान के घर से टीवी9 भारतवर्ष के संवाददाता अभिजीत ठाकुर की यह बिल्कुल लेटेस्ट रिपोर्ट देखिए। मोहित खान, जिन पर गैंगरेप के आरोप लगे, बताया गया कि ये क्राइम स्पॉट था और यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करके इसे जमींदोज कर दिया गया। आज की अगर तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको ये मलबा दिखाई देगा और सामने वो बेकरी की मशीन दिखाई देगी जो आज भी इसी जगह पर पड़ी है। हम इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और हमारे साथ मोहित खान के परिवार
के सदस्य, उनके बेटे भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आज जो न्यायालय का फैसला आया उससे हम बहुत खुश हैं, इंसाफ मिला हमें। लेकिन मुख्यमंत्री जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि हमें न्यायालय पे भरोसा था, हमें इंसाफ मिला, और मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करें। शाबान, ये बताइए कि अब तो बाइज्जत खैर बरी कर दिया गया है उनको, लेकिन इस बीच के जो घटनाक्रम में आप लोगों को जो झेलना पड़ा उसकी क्या कहानी? झेलना तो बहुत पड़ा है सर, क्या बताएं कि जो आदमी कोर्ट कचहरी कभी देखा नहीं, हमारे बड़े भाई हैं, ये दर दर की ठोकरें खाना यहाँ। जिस वक्त ये मामला सामने आया उस वक्त इसको लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हुई। विधानसभा में खड़े होकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी क्या कुछ कहा, वो सुनिए जरा। मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने इस खबर ने सचमुच सियासी तूफान मचा दिया था और न्यूज काउंटर में वक्त हो चला आगे बढ़ने का और खबर ले रहे हैं अब सीधे केरल की। क्या हो रहा है केरल में? कई बार हमारे सामने ऐसी तस्वीरें आती हैं जो बहुत अजीब होती हैं और हम बिना किसी जांच पड़ताल के उसके बारे में अपनी राय बना लेते हैं, लेकिन जब हमें उन तस्वीरों की पूरी सच्चाई पता चलती है तो पूरा हमारा नजरिया ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ है केरल में, जहां पर सड़क पर बीचों बीच केरल के पलक्कड़ में यह तस्वीर सामने आई है, जहां पर जिस तस्वीर की हम बात कर रहे थे उसमें एक महिला आपको नमाज पढ़ती हुई सड़क पर नजर आ रही है, मगर वो घर के अंदर नहीं बल्कि सड़क के बीचों बीच महिला के अगल बगल से गाड़ियां भी गुजर रही हैं। महिला को किसी हादसे होने का कोई डर नहीं है। यह घटना कल यानी बुधवार दोपहर की है। पलक्कड़ में आईएमए जंक्शन पर एक वेस्ट रोड पर एक महिला ने नमाज पढ़ी है। ये देखकर आसपास रहने वाले लोग और ड्राइवरों ने उसे सड़क से हटाने की कोशिश की, लेकिन महिला थी जो हटने को तैयार ही नहीं। इसके बाद साउथ सिटी की पुलिस वहां पर पहुंची और महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ किया। पूछताछ में महिला ने जो कुछ बताया वो हमारे सिस्टम पर सवाल खड़े करने के लिए बहुत कुछ था। और इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए एक महिला क्यों मजबूर हुई। वो तस्वीर यहां पर और कुछ डिटेल्स, कौन है ये महिला, कहां की रहने वाली है और ये नौबत क्यों आई। महिला कोयंबटूर की रहने वाली है। महिला का पति परिवार के संपत्ति के विवाद को लेकर चल रहा है और उसका आरोप है कि पति के परिवार में संपत्ति में उसको हक नहीं मिला है। प्रशासन से उसने शिकायत की, लगातार दौड़ी, डीएमएसपी ऑफिस में चक्कर काटा, लेकिन उसकी जो कंप्लेंट थी उसको तवज्जो नहीं मिली। महिला का तर्क है कि उसके 2 बच्चे हैं, वो उनको लेकर कहां जाए, सारे रास्ते बंद हैं। तब विरोध करने का उसने फैसला किया। हताशा में सड़क पर महिला ने नमाज पढ़ी और यह वीडियो वायरल हो गया। तो इस खबर के बाद न्यूज काउंटर में अगली खबर जो कि देश की राजधानी दिल्ली से है और यह खबर आपको हिला देगी, परेशान कर देगी। बात करने जा रहे हैं दिल्ली में दहेज दानवों की, जहां घरेलू हिंसा से एक सामान्य महिला नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस की स्वात कमांडो की मौत हुई और उसे मार डाला गया। दहेज के लालच में एक बार फिर से एक परिवार के उसकी बेटी को छीन लिया गया। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल को उसी के पति ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दोनों ने 2 साल पहले लव मैरिज की थी, लेकिन तब यह काजल ने सोचा भी नहीं होगा कि जिसके साथ उसने 7 जन्मों का वादा करने वाला पति चुना है, उसका पति ही उसकी सांसों को छीन लेगा। तो क्या कुछ है डिटेल्स इसकी? लव मैरिज 2 साल पहले होता है और महज 2 साल में ऐसा क्या हो गया कि जो पति उसे हाथों पर लेकर अपने घर आता है वो ही डंबल से मारकर उसकी हत्या कर देता है। लव मैरिज और हत्या की इस कहानी की शुरुआत कैसे होती है ये पहले जान लीजिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अब उस हत्या के बाद उस परिवारजनों की है और कुछ डिटेल्स यहां पर दहेज नहीं मिला तो लव मैरिज करने वाला पति ही उसको मार डाला। क्या है कहानी? पढ़ाई के दौरान काजल की अंकुर से मुलाकात हुई।
शादी के पहले से ही काजल का दिल्ली पुलिस में चयन हो गया था। अंकुर भी ऐसा नहीं है कि बेरोजगार था, रक्षा मंत्रालय में कलर के पद पर उसका नियुक्ति हो चुकी थी। अब शुरू होता है दहेज की मांग वाला चक्कर। यह खबर हम आपको बताएं, लेकिन उससे पहले हमको सीधे चलना पड़ेगा दिल्ली, जहां पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी चल रही है। सीधे आपको वहां पर लिए चलते हैं। तो न्यूज काउंटर में आज सिर्फ इतना ही, और इन गौरवशाली तस्वीरों के साथ आपसे ले रहे विदा। कल फिर इसी वक्त पर हमारा दिन भर की खबरों से होगा एनकाउंटर, और तब तक आप देखते रहिए न्यूज काउंटर। धन्यवाद, नमस्कार।